गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कंसेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और चलनी भी चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास और टाइम अधिक नहीं है। नेक्स्ट मंथ आपका पेपर भी है। कल की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी और आज की क्लास की जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे द मंथ ऑफ फेब्रुअरी के क्वेश्चंस। हम लोग को टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि आप लोग एज मच एज रिवीजन जरूर क्या करेंगे क्योंकि रिवीजन यह एक सिलेक्शन का वो पार्ट है जो कहीं भी किसी सिलेबस में ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन का वन ऑफ द मेजर पार्ट होता है। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो हमने जो कल क्लास करवाया, जो बताया गया है, उस पर आप लोग रिविजन करेंगे और आज की क्लास में क्योंकि कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है एज मच एज रिविजन करना। क्लियर? दूसरी चीज, कल की आप लोग की क्लास की जो रिक्वायरमेंट रही है, मैसेज आया था कि क्लास के क्वेश्चंस जो हैं ये कैसे बायलिंगुअल होने चाहिए थे, तो आज ये कोशिश की गई है कि सभी क्वेश्चंस आपके बायलिंगुअल हैं। इसके अलावा अगर आपकी अदर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग जिस प्रकार से कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं उस प्रकार से करके अपनी रिक्वायरमेंट को जरूर फुलफिलमेंट करवाने की कोशिश मतलब हम लोगों की तरफ से रहेगी कि ये हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास। क्वेश्चन क्या है? डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास ओके से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास था, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, सेकंड। एंड थर्ड, यह पहला अवसर था जब LCA तेजस ने भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लिया। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2 और 3, एंड ऑप्शन सी है केवल 1, एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? अब सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्या है? यह एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास था। आजकल के क्वेश्चंस के जो ट्रेंड है क्या है, वो वन लाइनर तो बना रहेगा क्योंकि जो परंपरा रहती है वो चेंज नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है बट कहीं ना कहीं वो दिख जाता है ना। और इसलिए क्या बोला गया है कि उस क्वेश्चंस को तो हमें देखना ही, वन लाइनर भी देखना है। इसके साथ आजकल जो क्वेश्चंस के ट्रेंड बने वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों की भी कोशिश की गई कि इस प्रकार से क्वेश्चंस की जो है आपकी तैयारी करवाई जाए। तो यह एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें केवल एक देश नहीं, इसमें विभिन्न देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, यूएई, इस प्रकार से विभिन्न कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट है, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित नहीं करके कहां किया गया था? यह यूएई ओके। और अब यूएई के अल वफरा ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल देश का नाम ध्यान रखिएगा, यहां पर यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यह पहला अवसर था जब LCA तेजस ने भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 ओके, 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, यह 21 फरवरी को मनाया गया था। सेकंड है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम बहुभाषी शिक्षा में बदलाव के लिए जरूरी थी। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार यह किसकी पहल थी? तो यह भारत की पहल थी। ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब पूछा गया है कि कौन से आपके स्टेटमेंट जो है यह सही है। क्या पूछा गया है? कौन सा सही है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सही है ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन सही नहीं है उस पर स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां सही हो और सही नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके नाउ, तो अब बात आती है कि 21 फरवरी को मनाया गया था। बिल्कुल सही है। इसे यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? तो यह यूनेस्को ओके, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कब? 1999 में इसने डिक्लेयर किया, इसने घोषणा किया कि अंतरराष्ट्रीय जो है आपका क्या मनाया जाएगा? मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। 99 में इसने क्या किया? घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया था इसने। अब तो कब से मनाया जा रहा है यह? 2000 से एवरी ईयर 2000
2000 से यह एवरी ईयर जो है यह मनाया जा रहा है 2000 से। क्लियर? अनाउंसमेंट कब हुई? 1999 21 फरवरी एंड 2000 से एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो थीम है इन 2023 की क्या रखी गई है? बहुभाषी शिक्षा, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन है एंड एसेंशियल फॉर चेंज इन एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो विचार है ये किसका था? तो यह विचार जो है भारत की नहीं है, ये भारत की पहल नहीं है। किसकी है? यह बांग्लादेश की है। ओके, बांग्लादेश, यह बांग्लादेश की पहल है। क्लियर? बांग्लादेश की यह पहल थी, बांग्लादेश की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड आंसर कौन क्या होगा? 1 and 2, यानी अगेन आंसर ए इज योर राइट आंसर। अगेन आंसर ए आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है? वैसे पीडीएफ तो प्रोवाइड हो जाएगी लेकिन फिर भी आप लोग कहीं भी कुछ लगता है अगर तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? दस्त लीक। ओके, हालांकि यहाँ पे ये डस्ट लीक लिखा है, डस्ट है, लेकिन इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो ये दस्त लीक है। ओके, दस्त, टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है, दस्त लीक होता है। ओके, दस्त लीक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, जस्ट ए मिनट, इसका मैं पेन चेंज करूं। राइट आंसर क्या हो जाएगी इसकी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ओके, उत्तराखंड का पिथौरागढ़, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में एडिशन यानी संस्करण पूछ लेता है कि कौन सा है। तो कौन सा है? यह फोर्थ है। ये कौन सा एडिशन है? यह फोर्थ एडिशन है, फोर्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन। क्लियर? फोर्थ एडिशन है। अब बात आती है इसके अलावा और कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके आते रहते हैं। कुछ कॉमन है, जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे राजस्थान एक वर्ड है और यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश है, तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस को लिख लेते हैं। अगर बात की जाए भारत अमेरिका की, ओके, हिमाचल प्रदेश यहाँ दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भारत अमेरिका, भारत अमेरिका। ओके, इनके बीच में जो एक्सरसाइज की जाती है वो किस नाम से जाना जाता है? वज्र प्रहार, ब्रज प्रहार। ओके, जिसका 13th एडिशन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। और 14th एडिशन जो कि इस साल नवंबर में किया गया है वो मेघालय के उमरोई में किया गया है। उमरोई क्या है? आपका एयरबेस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? उमरोई एयरबेस, जहाँ पे कि आपकी आपने सुना ही होगा न्यूज में, जहाँ मछली की एक प्रजाति गैको भी पाई गई है, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी कुछ सुनी हुई चीजें जो है एग्जाम में बहुत काम आ जाती है। नाउ तो ब्रज प्रहार का कौन सा है? ये 13th एडिशन कहाँ किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, 13th एडिशन ब्रज प्रहार का। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भारत अमेरिका हो गया, भारत चीन। ओके, भारत चीन, इनके बीच जो एक्सरसाइज होता है उसे क्या बोला गया है? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड। ओके, ये एक्सरसाइज बेसिकली आप लोगों को भी नाम ध्यान रखिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच जो अभ्यास किया गया उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया हिंद। ओके, ऑस्ट्रेलिया हिंद, हिंद, इससे ये ध्यान रहेगा कि उसका ये सेकंड एडिशन है, इस बार जो किया गया है इसका सेकंड एडिशन है। ओके, और कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। फर्स्ट एडिशन इसका इंडिया में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ भारत ऑस्ट्रेलिया हो गया। भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, एक्सरसाइज का नाम क्या है? भारत बांग्लादेश संप्रीति, संप्रीति। ओके, ये हो गया। अभ्यास मित्र शक्ति किसके बीच में है? भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, क्या नाम है इसका? अभ्यास मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। ओके,
हालांकि इसमें बहुत डिटेल है, अगर एक्चुअली मैं इसकी क्लास करवा दूंगी, जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं इसका पूरा एक जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में चूंकि इस पे अगर हम लोगों ने लिख भी लिया है तो अब जितने टाइम्स आपके ये आंखों के सामने से जाएगा आपको याद करना उतना आसान हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान रख लें, विभिन्न एक्सरसाइज को, इन सभी एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा। ओके, इन 5 एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस उम्र से अधिक के बच्चों को ग्रेड 1 में प्रवेश, ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए निर्देश जारी किए हैं। ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए निर्देश जो है वह जारी किया गया है। ऑप्शन ए 4+ ईयर, 5+ ईयर, ऑप्शन सी 6+ ईयर एंड 7+ ईयर्स के बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और बात की जाए हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, हमारे क्या है, ये शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। इनके द्वारा क्या किया गया है कि पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि किस उम्र से अधिक के बच्चों को ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यानी आपको क्लास 1 में अगर एडमिशन करवाना है तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो बच्चे की एज आंसर क्या हो जाएगा, 6+। ओके, 6+ ईयर्स होगा। कितना होगा, 6+ ईयर्स होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आजकल क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि बहुत कम एज में बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है ना, बहुत कम। इसलिए क्या किया गया है, उससे क्या होता है, बच्चों का मानसिक जो विकास है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये ऐसा किया जा रहा है कि इससे अधिक के बच्चों के यानी 6+ ईयर्स के बच्चे ही क्लास 1 में एडमिशन ले सकते हैं। इससे अगर कम के हैं तो वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी क्या हुआ था कि यूएई के शिक्षा मंत्री क्या वो हमारे इंडिया आए हुए थे और इनके बीच में समझौता किया गया है। और यूएई के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, अब्द अल क्या होगा, फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्द अल फतेह। ठीक है, ये नाम को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य की 12 बस्ती परिषद ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संकल्प पारित किया है। 12 बस्ती परिषद, ऑप्शन दिया गया है मेघालय, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ओके, जस्ट ए मिनट। हाँ, क्या क्या दिया गया है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये आपके पास ऑप्शंस जो है ये दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सर भी दिए गए हैं। चलिए, तो आंसर क्या होगा, किस राज्य की 12 बस्ती परिषद ने, 12 बस्ती परिषद। इनके बारे में याद रखिएगा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन याद रखें कि यह एशिया के दूसरे सबसे बड़े गांव, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, यह गांव है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव। ओके, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। 12 बस्ती परिषद ने स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संकल्प को पारित किया है, यह नागालैंड का है, नागालैंड का। बात की जाए अगर नागालैंड के सीएम की कि यहाँ के सीएम कौन है, तो कौन है, नेफ्यू। ओके, नेफ्यू रियो यहाँ के कौन है, सीएम है। ओके, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए, कैपिटल राजधानी कहाँ है, कोहिमा। इसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा। क्लियर, कोहिमा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, सिंगापुर, जापान। तो सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना होगा, सबसे पहला कि आखिर ये GSM है क्या, क्या होता है ये GSM है क्या। ओके, तो इसको लिखे ग्रुप स्पेशल। ओके, GSM ग्रुप स्पेशल, आप यहां पे लिख सकते हैं मोबाइल ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन। ओके, नाउ अब बात की जा रही है कि गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा,
GSM, तो किस देश को दिया गया है? हमारे भारत को दिया गया है, भारत को दिया गया है, हमारे भारत को दिया गया है। क्यों दिया गया है भारत को? क्यों दिया गया है? दूरसंचार नीति क्यों दिया गया है? यानी आपकी जो टेलीकॉम जो पॉलिसी है, दूरसंचार नीति, दूरसंचार नीति, और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं और विनियमन, और विनियमन, ओके, विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए, किसमें? दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए क्या दिया गया है? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड इंडिया को दिया गया है। नाउ अब बात आती है, चूंकि नेक्स्ट बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, सिंगापुर है, जापान है, खैर चलिए हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। सरकार शासित मैन होलों की सफाई में बैंडिकूट रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? क्या गया? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सरकार शासित मैन होलों की सफाई में बैंडिकूट रोबोटिक, ओके, की स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चलिए, ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है तेलंगाना, एंड सी है आपका केरल, एंड द लास्ट वन, जो लास्ट वन है वो है आपका कर्नाटका। क्वेश्चन शो हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, केरल, ओके, सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या है कि आपको इस वर्ड से ये समझ में आ रहा होगा कि जो मेन होल होती है, जो गटर जिसको आप बोल सकते हैं, या उसको अभी क्या किया जा रहा है, गटर में क्या होता था पहले, अगर इंसान उसमें जाकर के सफाई करता था तो विभिन्न प्रकार की क्या होती थी, उससे क्या होगी, उसका ये भी एक रीजन रहा है कि अगर गटर में कोई सफाई करता है तो उसकी गैस से क्या होता थी, मौतों की जो उसकी मतलब कह सकते हैं कि गटर सफाई करने वाले कर्मचारी की मौत भी हो जाया करती थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि गटर की सफाई करने के लिए उसने क्या किया, रोबोट का इस्तेमाल। ओके, किसका इस्तेमाल? तो रोबोट से। यानी अब गटर की सफाई किससे की जाएगी, गटर की गंदगी किससे सफाई की जाएगी गटर की? तो रोबोट के द्वारा की जाएगी। तो इसलिए सफाई में बैंडिकूट रोबोट स्क्वेंजर्स का नाम जो दिया गया। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? पहला केरल, केरल पहला राज्य है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है ऐसा काम? तो ये हो जाएगा गुरुवायूर, गुरुवायूर सीवरेज परियोजना। ओके, सीवरेज परियोजना, परियोजना। इस प्रोजेक्ट के तहत, इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया है, इस बैंडिकूट रोबोट का जो है शुभारंभ किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? इस गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत इसका जो है शुभारंभ किया गया है। और ऐसा करने वाला कौन सा हो गया पहला राज्य? जो आपका केरल हो गया है, केरल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है काइलियन एम्बाप्पे, एमिलियानो मार्टिनेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड द लास्ट वन लियोनेल मेसी। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, लियोनेल मेसी। क्या होगा? लियोनेल मेसी। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें। सबसे पहले क्या है ये? अर्जेंटीना, ये क्या है? अर्जेंटीना के कप्तान, अर्जेंटीना के कप्तान। ओके, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? ये अर्जेंटीना के कप्तान तो हैं ही, इनकी उपलब्धि क्या रही? इन्होंने, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लें। जो आपका विश्व कप रहा, यानी जो वर्ल्ड कप था, उसका खिताब, उसका खिताब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये हम कह सकते हैं कि उसकी खिताब की जो विश्व कप दिलवाने में या उसका खिताब लाने में किसकी भूमिका रही है? तो आपके लियोनेल मेसी की रही। ओके, विश्व कप खिताब, वर्ल्ड कप जिताने में या इस खिताब को पाने में, खिताब। ओके, किसकी भूमिका रही? तो लियोनेल मेसी की। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो जस्ट ए मिनट, कप्तान, ओके, अर्जेंटीना के कप्तान हैं। और इन्होंने, इनके बारे में और आप लिख सकते हैं कि 7th टाइम, ओके, बैलन डियोर खिताब, इन्होंने 7th टाइम कौन सा है? बैलन, यानी 7वीं बार, बैलन डी ओर। ओके, बैलन डी ओर खिताब। मैंने इस वर्ड को इसलिए मेंशन किया है, बैलन डी ओर, आपके एग्जाम में खास करके बिहार में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता भी है कि बैलन डी ओर
का संबंध किससे है? बैलन डी और का संबंध किससे है? तो किससे है आपका? यह फीफा के फुटबॉल से, फीफा के फुटबॉल से, है ना। बैलन डी और खिताब 7वीं बार इन्होंने जीता है, 7वीं बार। यह खिताब जीतने वाले कौन है? लियोनेल मेसी, जिन्होंने 7वीं बार यह खिताब जीता, और इसका संबंध है फुटबॉल से, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं कि यह नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लियोनेल मेसी को लेकर, चलिए ठीक है, इतना तो हो गया, अर्जेंटीना के है ही हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महिलाओं का। ओके, एक्चुअली इसमें बोला गया है फीफा पुरुष खिलाड़ी पूछा गया है, पुरुष खिलाड़ी। अगर बात की जाए महिला खिलाड़ी की, ओके, अगर बात की जाए महिला खिलाड़ी की तो क्या नाम आ जाएगा? महिला खिलाड़ी में किसका नाम देंगे आप लोग? महिला खिलाड़ी, अगर महिला खिलाड़ी का पूछा जाए तो नाम क्या होगा? एलेक्सिया, एलेक्सिया, ओके, एलेक्सिया पुटलेस। और ये कहां की है? यह स्पेन की है, ओके, स्पेन की है। क्लियर? यह स्पेन की है, ठीक है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, जो कि आपकी कहां की है? स्पेन की है। क्लियर? नाउ अब बात आती है, चूंकि अर्जेंटीना को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना को बोला जाता है आपका कैपिटल ऑफ क्या बोला जाता है? फुटबॉल, कैपिटल ऑफ फुटबॉल। किसको बोला जाता है? अर्जेंटीना को कैपिटल ऑफ फुटबॉल। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए आपके रिगार्डिंग दिस। क्लियर? ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी। एंड ये क्या हो जाएगा आपका? अगर महिला की बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? अल्केशिया पुटलेस, जो कि स्पेन की रहने वाली है। इसके अलावा काइलियन एम्बापे के बारे में अगर पूछा जाए तो कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांस के हैं, ओके, ये फ्रांस के हैं। एंड नेक्स्ट है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। चलिए, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो संस्करण आया, सेकंड एडिशन आया, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। हालांकि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से और पूछा जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्टेट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये है रिपोर्ट, ओके। अब इसका संस्करण कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। तो यह आपका सेकंड एडिशन था, ओके, सेकंड एडिशन था, जिसके तहत पंजाब राज्य को यह जो है पुरस्कार या प्रदर्शन करने वाला यह राज्य बनकर उभरा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलाजीन या ट्रांक नामक एक नई दवा ने निम्नलिखित में से किस देश के शहरों में भारी तबाही मचाई है? चीन, फ्रांस, जापान, यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली बस एक डिजीज को लेकर के पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यूएसए। इसका क्या हो जाएगा? यूएसए, ओके, यूएसए। बस इतना ध्यान रखिएगा, यूएसए में ये जाइलाजीन, या आप कह सकते हैं कि ट्रांक नामक एक नई दवा थी जिसने इसके शहरों में भारी तबाही, इसका ओवरडोज हो जा रहा था, ठीक है, इसी लेने से क्या होता था कि ओवरडोज होने के कारण जो इसने भारी तबाही मचाई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Wetlands Day celebrated? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी, 1 फरवरी, 2 जनवरी, 1 जनवरी। ये आपके ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है। इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को ही? और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसको संबंध किससे है? रामसर साइट से, जो कि ईरान का एक शहर है रामसर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इन 1971, ओके, 1971 स्टोरी क्या रही? 2 फरवरी को 1971 2 फरवरी को ईरान का एक शहर है रामसर। ईरान के शहर का क्या नाम है? रामसर। रामसर एक शहर था और यहां पर क्या किया गया? एक कन्वेंशन किया गया, ओके, कन्वेंशन या आप इसको लिख सकते हैं एक सम्मेलन। इट्स बेटर कि सम्मेलन लिख लें। एक सम्मेलन किया गया
और इसे किस नाम से जाना गया, इसे किस नाम से जाना गया, तो रामसर सम्मेलन के नाम से इसको जाना गया, इसको रामसर सम्मेलन के नाम से इसे जाना गया। कब? इन 1971। ये पूछ लेता है कि 2 फरवरी को ही क्यों मनाया गया था, क्योंकि उस दिन ईरान के शहर रामसर में क्या किया गया था, एक सम्मेलन किया गया था। ओके, अब बात आती है इसकी थीम को लेकर के कि इस साल की इसकी थीम जो है, थीम 2023 की क्या रखी गई है, वेटलैंड्स, या इसको इंग्लिश में लिख ले, वेटलैंड्स रीएस्टोरेशन, रीएस्टोरेशन। ओके, रीएस्टोरेशन इसकी जो है थीम रखी गई है पहली बार। अब सवाल ये आता है, चूंकि ये तो स्टार्ट किया गया, सम्मेलन किया गया, लेकिन इसको पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया, तो इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम जब इसे सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट टाइम कब किया गया, 2 फेब, 2 फेब इन 1997। ओके, 2 फेब, यानी रामसर कन्वेंशन कब हुआ था आपका, 71 में, और उसके 16 साल बाद। ओके, यानी इसके रामसर जो कन्वेंशन किया गया था उसके 16 साल के बाद आपका यह सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, 16 इयर्स के बाद। इसको ये ध्यान रखना है, फरवरी। ओके, फरवरी, ठीक है। भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत की अगर बात की जाए कि इस सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ 1 फरवरी इन 1982। भारत ने इसमें साइन किया, इसमें हस्ताक्षर किया भारत ने इन 1982। अब बात आती है, चूंकि टोटल अगर बात की जाए भारत में अभी कितने रामसर साइट्स हैं, वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है, आज़ादी का 75 ईयर्स जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया में भी अगर रामसर साइट्स की पूछी जाए कि संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 75 रामसर साइट्स हैं। कितने हैं? 75 आपके रामसर साइट्स है। और सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है सबसे अधिक। रामसर कहां पर है सबसे अधिक, तमिलनाडु, अराउंड 14 है। कितने हैं? 14 है। और सेकंड पोजीशन पे अगर बात की जाए, फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड में आपका यूपी है, जहां करीब करीब 10 आपके रामसर साइट्स हैं, 10 आपके रामसर साइट्स हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जहां से लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ डीपली पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशन पूछ लेता है कि रामसर साइट्स जो है कब स्टार्टिंग, इसका सम्मेलन कब किया गया था, या हम 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि उस समय 71 में ईरान में कन्वेंशन किया गया था। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। फर्स्ट टाइम कब इसको सेलिब्रेट किया गया? तो रामसर जो कन्वेंशन हो गया उसके 16 साल के बाद, यानी 97 में इसको जो है सेलिब्रेट किया गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा अफ्रीका देश भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ओके, क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, यानी ISA में शामिल हुआ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। नाउ ऑप्शन दिया गया है, A नाइजीरिया है, ओके, B क्या है, कांगो, एंड C मोरक्को, D सेनेगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांगो। B इज द राइट आंसर, कांगो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पे एक वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या है ये? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ISA। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना की गई COP21। कब हुआ था यह? COP21 कब हुआ था? इन 2015 में, जिसे क्या था? पेरिस जलवायु समझौता। ओके, COP21 2001 क्या है यह? पेरिस जलवायु समझौता। ओके, समझौते, पेरिस जलवायु समझौते, इसी के तहत आपका क्या किया गया था? ISA का गठन किया गया था। ISA का, जिसमें भारत और फ्रांस के दोनों की भूमिका रही इसके गठन में। अब इसका अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। ओके, और वर्तमान में अभी इसका 95th अगर पूछा जाए तो कौन बना है? चिली।
चिली ISA का 95th जो है मेंबर बना है। 95th मेंबर कौन है? 95th मेंबर कौन बना है? चिली बना है, चिली। ओके, कहां पर है ये चिली? दक्षिण अमेरिका, चिली। ओके, तो ये कौन सा है? 95th है, इसको ध्यान रखना है, 95th। नाउ अब हमारा सवाल क्या है? अफ्रीकी देश भारत के नेतृत्व वाले, तो किसका है हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कांगो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अदरवाइज ISA से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट 2023-24। ओके, क्या बोला गया है? बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना जो है शुरू की गई है। क्या है यह? नई बचत योजना को शुरुआत किया गया है। तो पूछा गया है इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट महिला सम्मान आय योजना, सेकंड है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, थर्ड है महिला विकास बचत प्रमाण पत्र एंड फोर्थ है महिला बचत प्रमाण पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। एक्चुअली इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो लाया गया है महिलाओं के लिए नई बचत योजना, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ओके, बिहार के एग्जाम में वित्त मंत्री वगैरह जो है कौन क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ लेता है। कुछ को तो बहुत अच्छे से पता होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता है, तो वो अपने अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, चलिए इस योजना के तहत क्या किया गया? इस योजना में क्या डिक्लेयर किया गया कि इस योजना में कोई भी, चाहे वो महिला, कोई भी महिला हो, कोई भी भारतीय महिला हो या कोई लड़की हो, ओके, कोई भी लड़की हो, इनके बारे में ये कहा गया कोई भी लड़की हो, तो इसमें क्या किया गया कि उनके अपने डाकघरों में यानी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, अपने डाकघर या पोस्ट ऑफिस में वो क्या कर सकती हैं? पोस्ट ऑफिस क्या उनका यानी डाकघर हो, नियरेस्ट कोई भी पोस्ट ऑफिस हो या अपना आपका डाकघर हो, उसके अकाउंट, अपने अकाउंट में क्या करेंगी वो? आप मिनिमम कितना अमाउंट रखा गया? 1000 एंड मैक्सिमम कितना रखा गया? मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 लाख। ओके, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। तो इस पर आपको जो ईयरली यानी सालाना जिसे हम बोलते हैं ईयरली, आपको कितने % का ब्याज मिलेगा? 7.5% का ब्याज मिलेगा, है ना, 7.5% का। तो आपके फैमिली में अगर किसी को ये पता नहीं होगा और अकाउंट नहीं खुला होगा तो ये काम जल्द से जल्द करवा लें। सबसे अधिक अगर अभी वर्तमान में अगर कहीं से आपको देखा जाए कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसी में दिया जा रहा है। ठीक है, इसी में दिया जा रहा है। नाउ ये हो गई बात। अब बात आती है, चूंकि यह योजना को, हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इतने इंफॉर्मेशन को लेकर के ये हो गया आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मैनुएला रोकोबाटिक किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन, टर्की, इक्वेटोरियल गिनी एंड इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ध्यान रखिएगा, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, इजराइल, बस इतना ही ध्यान रखिएगा और कुछ इसमें ध्यान रखना नहीं है। ओके, इसकी कैपिटल अगर बोला जाए, इसकी कैपिटल कहाँ है? मलाबो। कैपिटल कहाँ है? मलाबो, ये ध्यान रखिएगा, मलाबो इसकी कैपिटल है। अब बात आती है चूंकि स्वीडन को लेकर के, स्वीडन, ये देखिएगा, ध्यान रखना है, यह नाटो में शामिल होने वाला कौन सा कंट्री होगा? यह 32वां देश। नाटो का स्वीडन में शामिल होना कौन सा होगा? 32वां देश, 32वां सदस्य देश। ओके, 32वां सदस्य किसका? नाटो का। ओके, वैसे तो बात हर जगह की भी चल रही है और आपका जकार्ता प्लस आपका यूक्रेन, ये सभी जो है नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। 32वां ये हो गया और फिनलैंड जो है 31वां है। ये दोनों जो न्यूज हैं इस साल के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों फिनलैंड किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो इसी साल नाटो का सदस्य बना है। कब बना है फिनलैंड? 4 अप्रैल 2023 में। और इसका अगर क्रम पूछा जाए कौन सा है, तो यह 31st है, 31st है, 31st मेंबर ऑफ नाटो, 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पेरिस क्लब ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। पेरिस क्लब क्या है? तो जो ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो किस संगठन के सदस्य हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ओपेक, OECD, G20, G7। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, या OECD किसका है? OECD का सदस्य है, जिसमें करीब करीब आपके किसमें, इसमें 22 सदस्य हैं। इसके कितने हैं? 22 सदस्य हैं। ठीक है, 22 सदस्य। इसकी स्थापना कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 38 सितंबर इन 1961। ओके, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? OECD की, जिसे अगर फुल फॉर्म बोला जाए OECD का क्या होता है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यानी इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो क्या लिख सकते हैं इसको? OECD को क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। नाउ चलिए, ये हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य जो है नहीं है। बहुत बार ये सब जो है सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब बात आती है पेरिस क्लब। आखिर ये पेरिस क्लब होता क्या है? पेरिस क्लब का संबंध किससे है? OECD से है। क्या करता है यह? ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। क्या है? ऋणदाता देशों का, यानी पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी कर्जदाता देशों का यह एक समूह है। किसका है? पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पश्चिमी कर्जदाता या ऋणदाता आप इसे यहाँ के, ठीक है, यह मेंशन है। किसका है? तो पश्चिमी ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है पेरिस क्लब। क्लियर। अब बात आती है G20 को लेकर के। तो G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। जो G20 वर्तमान में अब क्या हो गया है? G21 हो गया है। कब? अफ्रीका यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन है उसके मिलने से। अफ्रीकन यूनियन में अगर पूछा जाए कि कितने सदस्य देश हैं, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, क्योंकि इस साल का ये हिट टॉपिक है। आपके मेंस हो, प्रीलिम्स हो, चाहे बीपीएससी का कोई, आप देखिएगा G20 से सवाल तो आ जाने हैं। ठीक है, तो उसको कभी जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको करके जाना है। क्वेश्चंस भी हालांकि इससे बहुत सारे बनेंगे, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग थोड़े बहुत चीजों का यहाँ देख लेते हैं G20 को लेकर के। एक तो ये हो गया, दूसरा अफ्रीका यूनियन को इसमें शामिल किया गया। अफ्रीका यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। और अफ्रीकन कितने हैं? 55 देशों का यह एक समूह है। कितना? तो 55 देशों का, और इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? G21 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है चूंकि ओपेक को लेकर के, इसकी स्थापना कब की गई थी? इन 1960 ओपेक की स्थापना की गई थी। 1960 में ओपेक की स्थापना कहां पे किया गया था? तो यह बगदाद शहर, ओके, बगदाद यानी ये क्या है? तो यह आपकी इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी है, इराक की कैपिटल ऑफ इराक क्या है? बगदाद। पेरिस क्लब, हाँ, पेरिस क्लब का भी स्थापना आप लोग लिख लें कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना जो किया गया है वो है यहाँ लिख लेते हैं 1956 में। पेरिस क्लब की स्थापना कब हुई? 1956 में। क्लियर। चलिए, अब बात आती है चूंकि G7 को लेकर के। G7 में क्या होता है ना कि काफी टाइम से हम लोग को कंट्री याद नहीं रहता, और चूंकि इसके कंट्रीज कम है तो पूछ भी लेता है। G7 में कुछ याद रखना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं मैपिंग के थ्रू आपको बताऊं, अगर मैपिंग के थ्रू G7 को देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है? ये मान लो इसको आप कनाडा है, कनाडा, ओके, ये आपका हो गया USA, यानी कनाडा USA। ये दो तो हो गए इस साइड किसके? नॉर्थ अमेरिका के। अब हम लोग आते हैं बीच में, क्या है हमारा? यूरोप में आते हैं। ओके, यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका फ्रांस हो गया, ये आपकी जर्मनी हो गई, जर्मनी, ओके, जर्मनी हो गया, और ये आपका इटली हो गया। ये 3 कंट्री आपके यहाँ हो गए। और G7 में टोटल कितने हैं? 7 है। तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 हो गए। तो अब कौन सा ऐसा कंट्री है जो रह गया है? कौन सा ऐसा कंट्री है जो रह गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पर आपका एक UK आता है। यूके कहाँ आएगा? यूरोप में। इसको इस तरह से मैप के थ्रू ध्यान रखिएगा, अदरवाइज को अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर ये शायद बिल्ले कोई ऐसे हो जो याद रह जाए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। इस मैप को ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में 2
अगर यूरोप की बात की जाए तो 3 ऐसे हैं और एक आपका यूके हो गया। एंड लास्ट कौन सा रह गया हमारा, एशिया। तो एशिया का कौन सा है आपका, एशिया का क्या हो जाएगा, इधर आपका जापान हो जाएगा, जापान। यानी एशिया का केवल एक देश कौन सा है, जापान। यूरोप के 4 एंड ये, इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा प्लस आपका EU, EU हो गया, ठीक है, EU। और इसकी अगर बात की जाए कि इसके अध्यक्ष यानी इसके प्रेसिडेंट कौन है, EU का प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, कौन है EU का प्रेसिडेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, मैं एवरी टाइम इसे बताते चल रही हूं। यूए का प्रेसिडेंट कौन है, चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स मिशेल, ओके, चार्ल्स मिशेल EU के आपके प्रेसिडेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिक्स जितने भी चीजें हैं ये आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत ना हो। जो क्वेश्चंस पहले कभी भी ट्रेंड में आपको पूछा जा चुका है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि जो भविष्य में पूछा जाएगा हो सकता है एक आधा क्वेश्चन वो गलत हो सकते हैं, पर पूछे गए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बेसिक्स क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे रोगाणुओं के नए वर्गीकरण का क्या नाम है जो एंटीबायोटिक्स द्वारा आसानी से नहीं मारे जाते हैं। ओके, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी। क्वेश्चन को फिर से समझें। जैसे रोगाणुओं के जो नया एक क्लासिफिकेशन लाया गया है उसका क्या नाम है जो कि एंटीबायोटिक्स के द्वारा आसानी से नहीं मारे जाते हैं। ऑप्शन है सूक्ष्म कीटाणु यानी माइक्रोजर्म्स, सुपर बग, अल्ट्रा बग एंड द लास्ट वन फ्यूचर बग्स। ओके, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर बग। इसको क्या बोला गया है, सुपर बग। और इसको किसके द्वारा, तो UNEP के द्वारा क्या बोला गया कि जो पशुपालक जो होते हैं, ठीक है, यानी पशुपालन में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग, यानी आप कह सकते हैं कि ओवरडोज, पशुपालन में ओवरडोज के कारण जो दवा कंपनियां क्या कर रही हैं, इसका जो है, इससे क्या कह सकते हैं कि आसानी से इसको जो है मारा नहीं जा पा रहा हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सुपर बग, UNEP के द्वारा। नाउ अगर बात की जाए UNEP की स्थापना कब की गई थी, 5 जून 5 जून कब, 1972, ठीक है, 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर, यहाँ पे मुख्यालय लिख लें, ज्यादा बेटर होगा, मुख्यालय। इसके हेड यानी मुख्य कौन है, मुखिया इसका कौन है या अध्यक्ष कौन है, इसका मुखिया कौन है, इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, इसका अध्यक्ष। क्लियर, क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन। चलिए, ये हो गया आपका UNEP से संबंधित कुछ पॉइंट्स। बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे रोगाणुओं की एक नई क्लासिफिकेशन आई है, किसके द्वारा, UNEP के द्वारा। जो एंटीबायोटिक्स द्वारा आसानी से नहीं मारे जाते हैं उनको सुपर बग बोला जाता है। और ये अत्यधिक पशुपालन, जो पशु जो कह सकते हैं जो पशुपालक होते हैं या पशुपालन जो क्या मतलब पशुपालन जो है यानी पशुओं में अधिक देखा जाता है, पशुओं में, पशुपालन का गलत होगा, पशुओं में अधिक देखा जाता है। अत्यधिक ओवरडोज हो जाता है अगर आप इस एंटीबायोटिक्स को लेते हैं अधिक मात्रा में, तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना, किस राज्य सरकार ने, कौन सी योजना है, लाडली बहना योजना की स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। महाराष्ट्र, बिहार। किस राज्य सरकार ने क्या है, लाडली बहना। ऑप्शन क्या क्या है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी योजना हो जाएगी या कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका
मध्य प्रदेश। ओके, क्या हो जाएगा यह? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। चूंकि मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन वगैरह भी चल रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं विधानसभा की सीट यहाँ कितनी है? 230। एग्जाम में पूछ सकता है 230। ये इसलिए पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार में एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। वो क्या करेगा, एक तरफ स्टेट दे देगा, बिहार में ही नहीं यूपी में भी ऐसा पूछता है। एक तरफ आपके पास स्टेट होगा और दूसरी तरफ क्या होगा आपके पास, आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो सीट्स किसकी, विधानसभा की, और बोलेगा मैच करने के लिए। किसकी होगी? विधानसभा की सीट्स होगी, जिसको बोलेगा किया मैच करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ध्यान यहाँ क्या रखना है चलिए तो इसको ध्यान, सॉरी इसको ध्यान क्या रखना है, तो एमपी 230 सीट्स है यहाँ पे, विधानसभा सीट कितने हैं? 230। इसके अलावा एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ओके, एंड शिवराज सिंह चौहान हो गए। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, यहाँ पर लाडली बहना योजना से संबंधित हम लोग कुछ लिख लेते हैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, जो लाभार्थी महिला होंगी, लाभार्थी महिला, उनको पर मंथ कितना दिया जाएगा? 1250 रुपए, यानी 1250 रुपए जो है इनको पर मंथ दिया जाएगा। ओके, पर मंथ इनको कितना दिया जाएगा? 1250 रुपए। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च कब किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है 15 मार्च 2000, यानी इसी साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। एनी डाउट? चलिए, इसके रिगार्डिंग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, हालांकि तो वीडियो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड जा रही है, ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब नोट्स बनाने बैठे, अगर पॉसिबल ना हो नोट्स बनाने की अभी, तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखें और फटाफट इसको आप लोग अपना रिवीजन में डाल दीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण के यात्रा की शुरुआत जो है की है? Which Union Ministry has launched the journey of third phase of सागर परिक्रमा? इसका ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मत्स्य पालन मंत्रालय। मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। मंत्री कौन है? परषोत्तम रूपाला। ओके, परषोत्तम रूपाला। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? तीसरे चरण की शुरुआत जो कहां तक से कहां की गई है? गुजरात एवं महाराष्ट्र को ये कवर करेगा, एवं महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों को क्या करेगा? यह कवर करेगा। गुजरात एवं महाराष्ट्र को यह कवर करेगा, जो इसका तीसरा चरण है। ठीक है, तीसरा चरण। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत की जो पूरी जो तट रेखा है उसको कवर करना इसका उद्देश्य है, भारत की पूरी तट रेखा को। तो थर्ड स्टेज में गुजरात एवं महाराष्ट्र था। अब हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट स्टेज को भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज कब से स्टार्ट किया गया? 5 मार्च 2022। और कहां से स्टार्ट किया गया? यह मंडावी, मंडावी। ओके, कहां से स्टार्ट किया गया? सॉरी, मांडवी, मंडावी मैंने लिख दिया, मांडवी। यह आपका मांडवी से जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, सेकंड स्टेज, चूंकि इस साल जो है ये थर्ड स्टेज था, सेकंड स्टेज कब किया गया? 22 सितंबर 2000। अगेन 22 होगा, ये भी क्या होगा? 22 होगा। कहां से किया गया? मंगरोल, मंगरोल से, मंगरोल से। क्लियर? मंगरोल से। तो आपको क्या करना है कि जो सागर परिक्रमा है, सागर परिक्रमा का से इस वर्ड्स को रटने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य है भारत के जितने भी तट रेखा है उसको क्या करना है? उसका परिक्रमा करना है, उसको घूमना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूरी तट रेखा को कवर करना है। अभी किसको किया गया? गुजरात एवं महाराष्ट्र को किया गया है थर्ड वाले में। फर्स्ट वाला कब कराया गया? 5 मार्च को, एंड सेकंड था 22
सितंबर को। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसको रिगार्डिंग ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी, ठीक है, आधारशिला कहाँ रखी है। ऑप्शन है ए नागपुर, बी वाराणसी, सी बेंगलुरु एंड डी चंडीगढ़। जस्ट अ मिनट, जस्ट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो पूछा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन कौन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है हमारे, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी। इन्होंने क्या किया है, विश्व के सबसे बड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का से सबसे बड़ा है, क्या है यह, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा एवं यह अनोखा क्या है, दिव्यांग पार्क, जिसका नाम क्या है, अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है। अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह नागपुर, क्या हो जाएगा यह, नागपुर, कहाँ, महाराष्ट्र। ओके, नागपुर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और इसका टोटल बजट कितने का है, इस पार्क का बजट कितना है, इस पार्क का जो बजट है वो है 12,000 करोड़ रुपए, इतने करोड़ का यह बजट है। और इसको किसके द्वारा दिया जा रहा है, इसके बजट को किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लें सामाजिक न्याय, कभी कभी मंत्रालय पूछ लेता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय। ओके, और इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं कौन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इसके मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसकी बजट कितनी है, 12,000 करोड़, किसके द्वारा दिया जाने का प्रावधान है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2023 में किसकी जयंती के अवसर पर किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बीपीएससी एसआई और वट एवर एग्जाम यू विल गिव, यानी बीपीएससी ट्री के लिए भी है, ओके, और जो भी एग्जाम आप देंगे अभी बिहार का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में जो आप पूछा गया है तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, चलिए बता देती हूँ। बोला गया है फरवरी 2023 में किसकी जयंती के अवसर पर किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया। ऑप्शन है ए एनजी रंगा, बी सरदार अजीत सिंह, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड डी गौरी शंकर मिश्रा। ओके, क्या रखा गया है नाम, गौरी शंकर मिश्रा। तो इसका राइट आंसर पूछा गया है कि क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनकी अगर बात की जाए कि इनकी जयंती की बात की जा रही है, इनकी जयंती की बात, तो कब इनकी जयंती मनाई जाती है, 25 फरवरी। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 25 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और इस साल इनकी जयंती में कौन थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है, किसान मजदूर समागम का आयोजन कहाँ किया गया, बिहार, पटना। कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, पटना, पटना में किया गया। और उपस्थित कौन थे, तो अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह क्या है ये, गृह मंत्री, गृह मंत्री, ओके, अमित शाह, ये यहां पर क्या किए थे, इनके द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया। अब बात आती है, चूंकि ये बोला जा रहा है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दे रही हूँ, जो कि इतिहास से संबंधित है। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जिसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, बस केवल आप सुन लें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में किया गया था। इसके अलावा इसके सचिव कौन रहे थे उस समय में, एनजी रंगा जो है इसके सचिव रहे थे, किसके, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के सचिव। ओके, नाउ
कम टू द, और ये जो आप देख रहे हैं गौरी शंकर मिश्र, ये सब क्या रहे हैं, इनका भी संबंध किसान सभा से रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14वें यानी 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को कहां संबोधित किया? बीकानेर, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। ओके, बीकानेर में इन्होंने किया, बीकानेर, ठीक है। बीकानेर कहां? राजस्थान, राजस्थान। और अगर बात की जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन रहे हैं, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, कलराज मिश्र। तो या और क्या रखना है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्रम कौन सा था? ये 14th था, 14th राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। ओके, ये 3 के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बीकानेर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, यह किस संस्करण का था? तो 14th। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया गया या द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संबोधित किया गया, तो क्या होगा? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा संबोधित किया गया? हो सकता है उपराष्ट्रपति का नाम दे दे, वहां पर मोदी जी का नाम दे दे, तो क्या होगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ किया गया? बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गई, इसको मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देने हेतु कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है ए आयरलैंड गणराज्य, बी इटली, सी स्वीडन एंड डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन होगा, ठीक है। एक्चुअली बोला गया है क्वेश्चन में कि पहला यूरोपीय देश, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है यह? पहला यूरोपीय देश है। इससे पहले भी अन्य देशों में जो है यह लागू हुआ है, बहुत सारे देशों में तो नहीं, लेकिन कुछ देशों में, जैसे आपका जापान हो जाएगा, जापान, इंडोनेशिया, ओके, इंडोनेशिया, या इसके अलावा आप यहां पर एक और मेंशन कर सकते हैं, इंडोनेशिया, जाम्बिया, जाम्बिया, ओके, जाम्बिया। इन देशों में क्या है? मासिक धर्म अवकाश जो है लागू है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? पहला यूरोपीय देश पूछा है, और यह भी किस प्रकार का अवकाश है? सवैतनिक अवकाशों का, इसको भी ध्यान रखिएगा। अवकाश कैसा होगा? सवैतनिक, यानी पेमेंट के साथ, है ना, सवैतनिक अवकाश होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे 18th विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी की है? चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद। और इसके साथ यानी किस शहर ने किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के साथ, और कौन सा शहर शामिल है? तो आरपीएफ, आरपीएफ यानी क्या हो जाएगा? रेलवे पुलिस फोर्स, है ना, रेलवे पुलिस फोर्स। यह भी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? 18th विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी की है। इन दोनों ने मिलकर के किया है, इसलिए इन दोनों को ध्यान रखिएगा। कहां किया गया है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस, किसका है? एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20th संस्करण की मेजबानी की? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस शहर ने किया है एशिया का सबसे बड़ा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है? लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन, जिसका नाम क्या रखा गया है? बायो एशिया, बायो एशिया। और ये इसका कौन सा एडिशन था? तो यह इसका 20th एडिशन रहा है, जिसकी मेजबानी पूछा है किसके द्वारा? हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, और आपका क्या हो गया? यह पुणे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? हैदराबाद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा किया गया। जस्ट मिनट, मैंने क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा जयपुर। किस शहर ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, यानी इसके साथ थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लें, बाय मिस्टेक ये रॉन्ग हो गई, इसको करेक्शन कर लेते हैं। किस शहर ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, यानी इन आरपीएफ भी इसमें शामिल है, आरपीएफ भी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ये ध्यान रखिएगा, जयपुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 जयपुर हो जाएगा।
इसका क्या होगा? किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20th जो एडिशन है उसकी मेजबानी की? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु एंड डी पुणे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने किया है, ठीक है। हैदराबाद जहाँ की क्या है, चार मीनार। हैदराबाद में चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, ये सब कहाँ है आपका? हैदराबाद में है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए है 55 कंट्रीज में इसका स्थान 32nd है, 55 कंट्रीज में 42 सेकंड एंड 85 जो कंट्रीज है उसमें क्या है 32 एंड 85 कंट्रीज में 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि क्या है यह इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक क्या होगा? बौद्धिक संपदा, ठीक है, बौद्धिक संपदा। इसमें पूछा गया है कि भारत की, किसकी पूछी गई है? भारत की रैंकिंग। ये ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया है भारत की रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 में 55 देशों में से 42वां स्थान कितना है? 55 देशों में से 42वां स्थान। तो यहाँ पर टॉप पर कौन सा है? टॉप पर कौन है यानी फर्स्ट कंट्री कौन हो जाएगी? अमेरिका। फर्स्ट में कौन है? अमेरिका। अमेरिका के बाद क्या आ जाएगा आपका? ब्रिटेन, या आप इसको यूके यहां पे लिख लें। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। थर्ड वन क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वर्तमान में। ओके, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ये ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक भागीदार। ओके, ये तो ध्यान रखना ही है। अमेरिका वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। सेकंड में अगर पूछा जाए कि सेकंड में कौन सा है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड आपका चीन है, थर्ड आपका यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात एंड फोर्थ है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आपके इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये करंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट में भी ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। दूसरी चीज है अमेरिका को लेकर के कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो एक्सरसाइज किया गया है या जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। ओके, इसके साथ जो एक्सरसाइज या अभ्यास किए जाते हैं, एक्सरसाइज या अभ्यास जो किए जाते हैं यानी भारत अमेरिका, उसका क्या नाम है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, जिसका 13th एडिशन किया गया कहां पर? जिसका 13th एडिशन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, एंड इसका 14th एडिशन कहां किया गया? मेघालय। मेघालय, ओके, मेघालय के उमरोई या उमरोई, जो कि एक आपका एयरबेस है, एयरबेस है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागर, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गई है, नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का नया सीईओ, ऑप्शन ए है अमित खेरे, बी है विजय केश गोखले, सी बीवीआर सुब्रमण्यम एंड डी राजीव गौबा। ओके, नाउ ये राजीव गौबा होगा, ठीक है, गौबा नहीं है, गौबा है। तो खैर आते हैं आंसर पर। क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, मुख्य कार्यकारी निदेशक पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ओके, नाउ नीति आयोग को थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की जगह किसको लाया गया था? नीति आयोग को लाया गया। अब बात की जाती है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष हमेशा फिक्स्ड होते हैं। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष या चेयरमैन? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष?
तो हमारे पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, वो इसके अध्यक्ष हैं। अगर इसकी बात की जाए उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। ओके, इसको ध्यान रखना है, डॉक्टर सुमन के बेरी। और बीवीआर सुब्रमण्यम हमारे क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम हमारे क्या है? सीईओ है, इनको नियुक्त किया गया है। एनी डाउट टू एनीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है? कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है? ओके, तो व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑप्शन है नेल्लोर, बी काकीनाडा, सी विशाखापत्तनम एंड डी कुर्नूल। क्या है? डी कुर्नूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विशाखापत्तनम को लेकर के, ठीक है, हालांकि इसका आंसर तो यही हो जाएगा। इसका आंसर भी हम लोग 3 चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। पूछा गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश को लेकर के पूछा है, इसकी राजधानी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 चीजों को आप लोग राइट डाउन करें कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, ओके, कौन कौन सी हैं? अमरावती, अमरावती, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ओके, एंड द लास्ट वन क्या हो जाएगा? यह आपका कुर्नूल। ये आप इसको यहां कर सकते हैं, कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल, कुर्नूल। अब आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें कि यह क्या है? न्यायिक राजधानी है। ये क्या है? न्यायिक राजधानी, ओके, न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी विशाखापट्टनम क्या है आपका? ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव है। एंड अमरावती क्या हो जाएगी आपकी? लेजिस्लेटिव। ये क्या होगी? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ओके, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, विशाखापट्टनम क्या होगा? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एंड कुर्नूल क्या होगा आपका? जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी हो जाएगी। क्लियर? ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अभी तो इसने विशाखापट्टनम पे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी अमरावती पे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी? तो विशाखापट्टनम बनेगी इनमें से, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने बार्ड नामक नया एआई एक चैटबॉट विकसित करने की घोषणा की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू डेवलप ए न्यू एआई चैटबॉट कॉल्ड क्या है? बार्ड। उसको क्या नाम दिया जा गया है? बार्ड। बार्ड नाम का क्या है? यह एक नया एआई चैटबॉट है। चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। नाउ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा, ओके, गूगल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एआई का अभी ओपन एआई ने किसका किया था? चार्ट जीपीटी, ओके, किसका है? चार्ट जीपीटी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ओपन एआई के द्वारा, ओपन एआई। और इससे संबंधित एक इंफॉर्मेशन और है कि चैट जीपीटी का कब इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 38 ऑफ नवंबर, 38 ऑफ नवंबर, यानी कब? 2022, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए $50 मिलियन का ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड किसने लॉन्च किया है? ओके, नाउ क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं क्या है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। महिलाओं के लिए कितना है? $50 मिलियन, $50 मिलियन। किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। और किसके लिए होगा? यह महिलाओं के लिए है, यह भी ध्यान रखना है, यह महिलाओं के लिए है। नाउ क्या नाम दिया गया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिसाइलेंस फंड। क्या कौन सी फंड को लॉन्च किया गया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिसाइलेंस फंड लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा? मिशेल ओबामा, बिल गेट्स, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि महिलाओं के लिए है तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की होगी उनकी भूमिका अधिक होगी, है ना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
हिलरी क्लिंटन। क्या हो जाएगा? हिलरी क्लिंटन, जो कि यहाँ की क्या रह चुकी हैं? हिलरी क्लिंटन के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री, ये लिख लें इनके बारे में, ठीक है, विदेश मंत्री। ओके, इसके अलावा ये क्या है? और यहाँ पे इनके, हालांकि इनके कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते थे कि बिल क्लिंटन की वाइफ है, तो इसको जस्ट छोड़ दें, सभी को पता है कि बिल क्लिंटन की ये वाइफ है, इसको आप लोग यहाँ पे स्किप कर दें। तो पूरा ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की थी? किस ऑपरेशन के तहत? ठीक है, तो क्या गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन सागर, ऑप्शन बी ऑपरेशन सद्भावना, सी ऑपरेशन मैत्री एंड डी ऑपरेशन दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता जो है यह प्रदान किया था। किसका? ऑपरेशन दोस्त। केवल इस एक ऑपरेशन ही पूछा, इसमें और कुछ ऐसा करना नहीं है कि तुर्की को क्या क्या मानवीय सहायता प्रदान। पूछ लेता है कभी कभी इस ऑपरेशन का संबंध किस देश से है ना, इस ऑपरेशन का संबंध किस देश से, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय एंड डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारा क्वेश्चन किस पे पूछा है? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। और मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। ओके, इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका 2017-18 में इसका जो है शुभारंभ किया गया था। किसका? मिशन अंत्योदय का शुभारंभ किया गया था। और ये भारत में जितने भी आपके कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर में, ठीक है, जितने भी आपके ब्लॉक स्तर में, ये सभी जगह जो है इस मिशन का शुभारंभ किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां की इस मिशन का क्या किया है, अभी वहां पर चुनाव के कारण ये मिशन जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया या वहां पर काम नहीं कर रहा है। जैसे आपका हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय, ओके, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ओके, में चुनाव के कारण यहां पर क्या किया गया है, इसको कवर नहीं किया गया है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण को, चुनाव के कारण। क्लियर? चुनाव के कारण इसको कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सेबी ने किस क्षेत्र के लिए धन जुटाने के लिए एलो बॉन्ड को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन है सरसों का उत्पादन, बी सतत मत्स्य, सी सौर ऊर्जा के लिए एंड डी नैनो यूरिया उत्पादन के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं कि सेबी पूछा गया है। सेबी जिसका गठन कब किया गया है? 12 अप्रैल इन 1988 सेबी का गठन किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एलो बॉन्ड की, एलो कलर की बॉन्ड। ओके, एलो बॉन्ड की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक ब्लू बॉन्ड भी है। हो सकता है आपके एग्जाम में एलो ना पूछ करके ब्लू पूछ ले, तो ये सवाल आ सकता है कि ब्लू बॉन्ड का जो संबंध है वो किससे है। ठीक है, ब्लू बॉन्ड का संबंध, तो आप लोग यहाँ पे लिख लें ब्लू बॉन्ड, या आपसे ये पूछ सकता है कि नीला बॉन्ड, हिंदी में ऐसे भी लिख सकता है इसको, नीला बॉन्ड का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लें जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, ओके, वाटर मैनेजमेंट से संबंध है, इसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट।
सॉरी, कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। नाउ ब्लू बॉन्ड हो गया, जल प्रबंधन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए इसको लगाया था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए? येलो बॉन्ड का संबंध, येलो बॉन्ड सौर ऊर्जा, ब्लू बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किस वर्ष तक एथनॉल के पूर्ण 20% मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है? 2024, 2025, 2028 एंड 2030। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले वर्ड आता है एथनॉल। अगर इसका पूछा जाए एथनॉल को लेकर के कि इसका फॉर्मूला क्या है एथनॉल का, तो क्या है? C2H6O। यानी इसमें क्या क्या मिश्रण है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, C2H6O। अगर इसका बीपीएससी, खास करके बीपीएससी से रिलेवेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ऐसा पूछता भी है। एक आपको स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, सी H ओके, एंड ये भी H हो जाएगा, इसके अलावा O और ये H, क्योंकि C2H6O ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए इसका फॉर्मूला को देगा और पूछेगा कि यह किसका है, इसका स्ट्रक्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथनॉल, व्हाटएवर जो भी आपके पास देगा। तो ये स्ट्रक्चर को भी जरा आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इस स्ट्रक्चर को कुछ इस फॉर्म में मैंने बनाया है। रहा सवाल एथनॉल को, तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के नाम से भी इसको जाना जाता है, अल्कोहल। ओके, चलिए एथिल अल्कोहल इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया था? टारगेट रखा था। कब तक का? सरकार ने टारगेट रखा कि 5 साल तक, ठीक है। इसको क्या किया? पहला टारगेट इसका था 2030, पहले इसका टारगेट कितना था? 2030, ये था टारगेट फर्स्ट में 2030 तक। लेकिन इसको सरकार ने क्या किया? कम करके, यानी 5 साल कम करते हुए इसको 2030 से 2025 पे पहुंचा दिया। 2025 पर इसको सरकार ने पहुंचा दिया कि टारगेट क्या है? 20% मिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्यों? ताकि क्या हो सके? कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। आप देख रहे हैं पॉल्यूशन जिस स्तर से बढ़ रहा है, लगातार न्यूज क्या आ रहा है कि बहुत, मतलब इस सदी के अंत होते होते टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे पार हो जाएगा, जो कि हमारा लक्ष्य कितना था? 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो आपका पेरिस जलवायु समझौता किया गया, उसमें तो यही टारगेट किया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब बोल रहा कि 3 डिग्री सेल्सियस तक। तो इन सबों से बचने के लिए, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन के उत्सर्जन में कार्बन एमिशन, ओके, कार्बन एमिशन कम करना क्या है? कार्बन एमिशन में कमी लाने के प्रयास के लिए ऐसा किया गया है कि इसको 5 साल और कम कर दिया गया। बोला कि जितना जल्दी हो सके तो इसको 2030 से 2025 कर दिया गया। एक सवाल अब कार्बन एमिशन आ गया है, तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे अधिक, ठीक है, कार्बन का जो मिशन होता है किस कंट्री के द्वारा किया जाता है सबसे अधिक, तो यहाँ पे फर्स्ट में होगा आपका चीन, ओके, सेकंड आपका अमेरिका हो जाएगा एंड थर्ड आपका इंडिया होगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी भारत। थर्ड आपका भारत हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन, प्रति व्यक्ति, ओके, अगर सवाल आपसे रहे कि प्रति व्यक्ति सवाल अगर इस पे पूछे, प्रति व्यक्ति क्या है? कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन प्रति व्यक्ति में किसका नाम आएगा? फर्स्ट कौन सा कंट्री है? फर्स्ट आपका अमेरिका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इतना होने के बावजूद भी अमेरिका ने क्या किया है? अपने आप को, जो आपका पेरिस जलवायु समझौता था उससे अपने आप को इसने अलग कर लिया, इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कहां से होता है? अमेरिका से ही होता है। अगर ऐसे पूछा जाए कार्बन एमिशन तो कहां होगा? चीन होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाद से विश्वास 2 योजना की घोषणा किसके लिए की गई है? विवाद से विश्वास 2 योजना की घोषणा, ऑप्शन है ए, कॉन्ट्रैक्ट विवादों का निपटारा के लिए,
बी आयकर विवादों का निपटारा के लिए, सी जीएसटी विवादों का निपटारा के लिए एंड डी विदेशी व्यापार विवादों का निपटारा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विवाद से विश्वास 2 योजना। ओके, विवाद से विश्वास 2 योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। बस इसको इतना ही ध्यान रखना और इसमें ज्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। नए उपन्यास विक्ट्री सिटी, क्या नाम है? विक्ट्री सिटी। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है ए सलमान रुश्दी, बी चेतन भगत, सी अमिताभ घोष एंड डी झुम्पा लाहिड़ी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अब आपसे पूछा गया राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसके अलावा सलमान रुश्दी की काफी चर्चित बुक भी है, मिडनाइट चिल्ड्रन। ओके, इनके अलावा इस चर्चित बुक का नाम लिख ले, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ओके, क्या नाम है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। चलिए, एक्चुअली जो बुक आप देख रहे हैं विक्ट्री सिटी, ये किस पर आधारित है? अगर पूछा जाए कि किस पर आधारित है, थोड़ा सा बस हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक स्टोरी बुक है, कभी अगर मौका मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी जो चर्चा है ये है 19th सेंचुरी की, ठीक है। और इसका अनुवाद किया गया है, संस्कृत में बुक है जिसका अनुवाद किया गया है, सलमान रुश्दी ने किया है इंग्लिश में, ठीक है। सलमान रुश्दी ने किया है। एक क्या है? एक महाकाव्य कहानी, एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो पूरे एक शहर पे शासन करना चाहती है, ठीक है। एक ऐसी महिला पर आधारित है जो पूरे एक शहर पर अपना शासन करना चाहती है, उसी पर बेस्ड ये कहानी है, ठीक है। उसी पर पूरी दुनिया को अपने शासन चलाना चाहती है, पूरी दुनिया को चुनौती देना चाहती है। तो उस पर बेस्ड है आपकी ये विक्ट्री, क्योंकि नाम से समझ में आता है विक्ट्री सिटी का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत, जीतना। तो पूरी दुनिया को जीतना चाहती है, उस पर अपना क्या करना? शासन चलाना चाहती है। उसके पास ऐसा है, मतलब इस बुक के थ्रू है कि जादुई है, कुछ जादू का उसके पास है, अपना कुछ जादुई नॉलेज वगैरह, जिसके सहारे वो ऐसा करना चाहती है, ठीक है। जिसके सहारे वो इस पर ऐसा करना चाहती है। तो कब की है? 19th सेंचुरी की महाकाव्य कहानी पर यह आधारित है, जो कि संस्कृत में इसका अनुवाद पहले किया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने जलवायु और, चलिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं, इसमें एक्चुअली थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या था? क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। चलिए, बोला गया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या था। इसके अलावा जिसे फरवरी 2023 में सफलतापूर्वक उड़ान स्वीकृति परीक्षण पूरा किया गया, जिसके बारे में क्या हो गया है? 2023 में सफलतापूर्वक उड़ान संरक्षण, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है अग्निलेट। फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट है अग्निलेट, अग्निसेट, अग्निमेट, अग्नि परीक्षा। ओके, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, आखिर ये अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है, जिसे फरवरी 2023 में सफलतापूर्वक उड़ान स्वीकृति परीक्षण पूरा किया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह क्या है। तो यह आपका चेन्नई में स्थित है। यह अग्निकुल कॉस्मोस कहां पर है? तो यह चेन्नई में स्थित है। दूसरी चीज, इसके बारे में यह IIT मद्रास, इस रॉकेट इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। ओके, IIT मद्रास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा। और ये क्या है? एक टेक्निकल, जो कह सकते हैं कि स्टार्टअप है। ओके, टेक्निक क्या है? स्टार्टअप क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। कहां पर स्थापित है? इसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा किया गया है कि IIT मद्रास के द्वारा, जो कि ये स्वदेश निर्मित है। क्या है यह? स्वदेश निर्मित है। इसका सबसे पूर्णतः यानी कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली या पूर्णतः, आप इसको लिख लें, इस बेटर, पूर्णतः स्वदेश निर्मित। ठीक है, इसकी खासियत है। ठीक है, निर्मित है। और चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्निलेट।
अग्निलेट क्या नाम रखा गया है, जिसे फरवरी 2023 में सफलतापूर्वक उड़ान स्वीकृति परीक्षण का पूरा किया गया, वो अग्निलेट है। इसका नाम क्या रखा गया इस इंजन का, अग्निलेट। क्यों? क्योंकि अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको जो इस इंजन का जो है निर्माण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसका फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। SSLV-D2 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। SSLV-D2 फर्स्ट है, SSLV-D2 को 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। सेकंड है, SSLV-D2 SSLV की दूसरी विकास उड़ान थी। थर्ड है, SSLV 1000 kg तक के छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। तो हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना है कि हमें केवल ये ध्यान नहीं देना है कि इस क्वेश्चंस को करना है। हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें क्या है, इसको लॉन्च कब किया गया है, SSLV को कब लॉन्च किया गया, 10 फरवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया। यह स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है ये, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। नाउ दूसरा है SSLV-2 को दूसरी, ये कंप्लीट, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब बोला गया है कि SSLV 1000 kg, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। यह 1000 kg ना होकर कितना हो जाएगा, यह 500 kg। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। जहां पे भी 3 है वो तो नहीं होगा, यहां पे भी 3 है, नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। नाउ इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या साइंस वाले जो हैं उनके थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल में ही अपना पहला भूमिगत, ओके, यानी क्या होगा, अंडरग्राउंड वायु सेना बेस ईगल 44 का अनावरण किया है। ऑप्शन है USA, फ्रांस, चीन, ईरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईरान हो जाएगा। ईरान, ईरान के द्वारा किया गया। राइट आंसर क्या होगा, ईरान। क्लियर, ईरान। बस केवल इतना ही ध्यान रखिएगा कि ईगल 44 का संबंध किससे है, तो ईरान से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत उज्बेकिस्तान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना से संबंधित अभियान है। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, तो किस योजना से संबंधित अभियान है। ऑप्शन ए है PMJJBY, PMFBY, PMSBY, PMJ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PMFBY, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। और उद्देश्य क्या था कि गांव के जो किसान हैं उनको अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए, है ना, प्रेरित करना। गांव के जो किसान हैं उनके अपने फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था। और इसके क्या बोला गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किस योजना से संबंधित है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इनका संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो आपका वर्ड है ये मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें। क्रामोडैक्टाइल्स, ये इस वर्ड्स को देख लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं हिंदी में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये साइरो यहाँ पे क्रायो है, ये क्रायोडैक्टाइल्स, इस वर्ड को देखें, सॉरी, क्रायोडैक्टाइल्स, साइरो की जगह ये क्रायो होगा, ठीक है, क्रायो, क्रायो। या फिर इस वर्ड को आप लोग यहाँ ऐसे काट के मैं यहाँ लिख दे रही हूं, इसका हिंदी में आप लोग लिख लें क्रायो,
क्रायोडैक्टाइल्स। ओके, ये उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ये इंग्लिश वाला जो था वहां पे ये गलत था, क्रायोडैक्टाइल्स। अब नेक्स्ट, इसको आप यहां पर ऐसे लिख लें, EXERCITUS, ठीक है। एक्सर्टियस की पहचान किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में किया गया है, मेघालय में। आखिर ये है क्या, क्या है ये क्रैडल्स, क्या है? तो इसको अंग्रेजी भाषा में अगर बोला जाए, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोला जाता है इंडियन आर्मीज। ओके, इंडियन आर्मीज, क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन आर्मीज। ओके, बैंड, टोड, गैको, गैको। ओके, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, अंग्रेजी नाम है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, गैको। गैको क्या होती है? यह मछली की एक प्रजाति, सॉरी, छिपकली की एक प्रजाति है, ठीक है। गैको क्या है? छिपकली की एक प्रजाति है गैको। ओके, और यह कहाँ पाया जाता है? यह मोस्टली अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका, इसे छोड़कर सभी महाद्वीपों में ये पाया जाता है। जितने भी आपकी कंटिनेंट हैं सभी जगह पाया जाता है, केवल अंटार्कटिका को छोड़ करके। और ये मेघालय के कहाँ पर पाया जाता है? उमरोई, उमरोई, जो कि आपका क्या है, एक एयर बेस है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज भी किया गया है इसी मेघालय के उमरोई में, और यह जो प्रजाति है मछली छिपकली की, वो यहीं पाई जाती है, ठीक है। इसे कुछ दूर जो जंगल वगैरह है, जंगल का एरिया है, वहां पर यह छिपकली की प्रजाति पाई जाती है। गैको क्या बोला गया है? उस लोकल लैंग्वेज में गैको बोला जाता है, जो कि छिपकली की एक प्रजाति, साइंटिफिक नेम इसका ये है, साइंटिफिक नेम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक क्या है? एक प्रकार का रामसर स्थल है, रामसर स्थल है गुजरात में, ठीक है। अभी अभी क्या किया गया है गुजरात से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि आपका वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन क्या है? यह ग्लोबल फिशरीज, ग्लोबल फिशरीज, ओके, फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहां किया गया है? यह अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद में कहा किया गया? यह अहमदाबाद में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहा? गुजरात के अहमदाबाद में, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि टोटल अगर क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है गुजरात में, जिस प्रकार से गैको एक छिपकली की प्रजाति है, उसी प्रकार से एक यहाँ पर घोल मछली पाई गई है गुजरात में भी, घोल मछली, जिसको कि वहाँ का एक कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मछली घोषित भी किया गया है। किसको? तो घोल मछली को, है ना, गोल्डन फिश के नाम से भी उसको जाना जाता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए कि सबसे अधिक प्रोडक्शन मछली का कहाँ होता है, तो आपका भारत जो है, इंडिया जो है, थर्ड रैंक पर है मछली के प्रोडक्शन में, मत्स्य उत्पादन में भारत की रैंकिंग थर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। किसमें? मत्स्य उत्पादन में, है ना, फिशरीज में, फिशरीज प्रोडक्शन में। किसमें? फिशरीज प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन में इसकी। अभी अगर बात की जाए कि करीब भारत में 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को जो आजीविका प्रदान की जा रही है, वो इसी मछली के उत्पादन के क्षेत्र में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग 10वीं है और वह शीर्ष 10 में बनी हुई है।
आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले क्या बोला गया है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता। किसके द्वारा जारी किया जाता है, WHO के द्वारा। और बात अगर आती है WHO की, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि WHO के वर्तमान में कौन है महानिदेशक, WHO के महानिदेशक कौन है, WHO के महानिदेशक कौन है, आपके टेड्रोस घेब्रेयेसस, क्या है, टेड्रोस घेब्रेयेसस, ओके, टेड्रोस घेब्रेयेसस। इसकी कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इन 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था WHO को, इन 1948 में। ओके, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, WHO द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो गया, केवल दो, आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक जहां भी है वो रॉन्ग होगा, केवल दो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, चलिए इस क्वेश्चन का ये रिपीट हो गया है। एंड लास्ट है, बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है, बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है, प्रथम फाउंडेशन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई, मार्च 2007 में, मार्च 2007 में। और अगर बात की जाए कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, श्री प्रियंक कानूनगो। कौन है, श्री प्रियंक कानूनगो, ओके, श्री प्रियंक कानूनगो इसके चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, ओके, श्री प्रियंक कानूनगो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है, ऑप्शन है MP, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। तो खजुराहो कहाँ का है, MP का है, MP से एक और सवाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि MP का जो आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सांची, नाम सुने ही आप सभी, सांची को आपका भारत का ये पहला सोलर सिटी है, ठीक है, MP का सांची, फर्स्ट सोलर सिटी। फर्स्ट सोलर सिटी। और यूपी में अगर बात की जाए कि यूपी का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, अयोध्या हो जाएगा। यूपी का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, अयोध्या। क्लियर नाउ। तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोगों के जितने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने उसे देख लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखा है। इसके रिगार्डिंग अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो, ओके, इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर कोई सुझाव देना चाहें या कोई डाउट हो या कहीं भी लगता है कि आपके डिस्कस करके कुछ सॉल्व किया जा सकता है तो आप लोग मैसेज जरूर किया करें। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि चैनल आपका है, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा आप बताएं जो अभी आपको लगता है क्वेश्चंस को रिगार्डिंग। मेरे तरफ से बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस का एज मच एज रिविजन किया करें, चूंकि टाइम भी कम है ना। और आप लोगों के पास ऐसे ही एवरीडे 50 क्वेश्चंस की जो है आप लोगों को वीडियो जो है लगातार मिलती रहेगी करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।